हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोकैट। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू वेरियस कैटेगरीज बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया। अब ये क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, anatomical differences, mode of nutrition, reproduction methods, mode of reproduction बोल लीजिए एक्सेट्रा। मतलब वो सभी फीचर्स या कुछ भी क्राइटेरियाज जिसके अंडर हम एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग कर सकते हैं, वो सभी क्राइटेरियाज के अंदर आएंगे। अब जो हमारी फर्स्ट क्लासिफिकेशन थी, वो दी थी एरिस्टोटल ने सिंपली ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया था, एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग अगर हम इसे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करें, कैरेक्टराइज करें, तो ये तीन कैटेगरीज में प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स। दूसरी साइड अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एरिस्टोटल ने एनिमल्स को भी दो कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया था, ऑर्गेनिजम्स हैव रेड ब्लड and the organisms don't have red blood। वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास रेड ब्लड होता है उनको हम बोलते हैं इनेमा, और जिनके पास नहीं होता उनको बोलते हैं एनेमा। एनेमा और इनेमा दोनों में हल्का सा डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउंसिएशन का है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये थी फर्स्ट हमारी क्लासिफिकेशन। उसके बाद जो सेकंड पर्सन थे, बायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने सेकंड क्लासिफिकेशन की थी, वो थे लियानस ने भी सिर्फ दो कैटेगरीज में ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था, प्लांट्स एंड एनिमल्स। एरिस्टोटल और लियानस की जो क्लासिफिकेशन थी, लियानस और एरिस्टोटल की डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ यही डिफरेंस था कि एरिस्टोटल ने प्लांट्स और एनिमल्स को फर्दर डिवाइड किया था, बट लियानस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इन्होंने सिंपली एनिमल्स और प्लांट्स में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की थी। इसे हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। सबसे जो बड़ा ड्रॉबैक था वो था डिफरेंसेस का। डिफरेंसेस का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म को अलग अलग बेसिस पे डिफरेंस करने में हमें बहुत दिक्कत हो रही थी। वो जैसे हमें प्रोकैरियोट, यूकैरियोट में डिफरेंस करना मुश्किल था, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर में डिफरेंसेस समझने मुश्किल थे, और फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक में।
डिफरेंसेस समझने मुश्किल थे। उसके अलावा एक सबसे बड़ा और जो इसका ड्रॉबैक था वो ये था कि मैनी ऑर्गेनिजम्स do not fall into either कैटेगरी। मतलब ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे जो कि ना ही प्लांट्स में जा रहे थे और ना ही एनिमल्स में जा रहे थे। इसीलिए काफ़ी हद तक ये जो हमारा क्लासिफिकेशन टू किंगडम क्लासिफिकेशन बाय लिनस था, ये काफ़ी हद तक फेल कंसीडर किया गया। उसके बाद क्या था, जैसे जैसे टाइम बीता क्लासिफिकेशन के सिस्टम्स और एडवांस किए गए, बट जो एनिमल्स और प्लांट्स की जो क्लासिफिकेशन की बोल सकते हैं जो किंगडम्स थे वो फिक्स थे। काफ़ी सारे किंगडम्स नए बनाए गए, बट जो प्लांट और एनिमल किंगडम था वो फिक्स रहा। उसके बाद था हमारा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि दिया था हैकल ने। इन्होंने स्पेसिफिकली प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस किया था। 3rd किंगडम के बाद है हमारा 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो दी थी कॉपलैंड ने। इन्होंने मोनेरा किंगडम को इंट्रोड्यूस करवाया था। अब जो हमारे रिसेंटली क्लासिफिकेशन सिस्टम चल रहा है, बेसिकली उसका नाम है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो दी थी RH व्हिटेकर ने इन 1969। इन्होंने क्या किया था, अगर मैं इनकी किंगडम्स की बात करूँ तो इन्होंने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी हमारे, मैं कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से बताऊंगी। सबसे पहले सबसे सिंपल, फिर उससे कॉम्प्लेक्स, उससे कॉम्प्लेक्स। जो हमारी सबसे सिंपलेस्ट किंगडम थी उसका नाम था मोनेरा। उसके बाद जो किंगडम आई उसका नाम है प्रोटिस्टा। आफ्टर दैट फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब मैं आपको इसका ब्रीफ दे देती हूँ कि ये क्या किंगडम्स हैं। मोनेरा में हमारे जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है। प्रोटिस्टा में हमारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। फंजाई में जितनी भी फंगस, बेसिकली इसको एक अलग किंगडम में करने का कारण ये था कि जो इसकी सेल वॉल होती है उस पर एक स्पेशल कंपोनेंट होता है जिसका नाम होता है काइटिन, जो कि बाकी किसी भी किंगडम्स की जो मेंबर्स थे उनमें प्रेजेंट नहीं होता। इसीलिए फंजाई को उन्होंने एक अलग किंगडम में सेपरेट कर दिया। उसके बाद आ गया हमारा प्लांटी। प्लांटी में ऑल प्लांट्स, जो भी हमारे प्लांट्स आ गए, एल्गीज आ गए, ये सब। एनिमेलिया में जितने भी एनिमल्स आ गए, मल्टी सेलुलर होलोजोइक एनिमल्स सभी। अब इसकी क्राइटेरिया की बात करें, अगर हम इसके क्राइटेरिया की बात करें कि किस क्राइटेरिया पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की गई थी, तो वो क्राइटेरिया है हमारा सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन,
mode of nutrition, mode of reproduction, and phylogenetic relationships. Phylogenetic relationships. Phylogenetic relationships का मतलब होता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, जो कि हमारे एंसेस्टर से मैच करते हैं। इसके बाद आ गया हमारी अचीवमेंट। अगर हम देखें कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से लेके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक हमने क्या अचीव किया है, तो सबसे बड़ी हमारी अचीवमेंट ये है कि स्टार्टिंग में क्या था, जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन थी, जितने भी हमारे फर्न्स थे, एल्गीज थी, हमारे जो प्लांट्स थे, ये सभी को हम एक कैटेगरी के अंदर करते थे, प्लांटी किंगडम के अंदर करते थे। पर जैसे जैसे हमने ज़्यादा क्राइटेरियाज कंसीडर किए, ज़्यादा फीचर्स कंसीडर किए, वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जो थी हमारी पिकअप कि कौन से ऑर्गेनिज्म हमने पिक करने हैं और कौन से, वो इंक्रीज़ होते गए। उस बेसिस पे जो हमारी क्लासिफिकेशन थी वो ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा आइडेंटिफाइड रही। तो देखा जाए कि 2nd किंगडम से लेके 5 किंगडम तक हमारी लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी है। ज़्यादा वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से हमने उनको क्लासीफाई किया है इनटू अलग अलग कैटेगरीज। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि हमने काफ़ी अच्छे फीचर्स, काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ़ फीचर्स, जैसे एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हो गए, रिप्रोडक्शन मेथड्स हो गए, ये यूज़ किए। और साथ ही साथ जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ थी वो भी काफ़ी एडवांस लेवल पे थी। इसीलिए हमने एक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग क्लासिफिकेशन में किया। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो और मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ सपोर्ट करें।